अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान जावेद है और मैं माहिर इमराज मैदा और जिगर हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करने लगे हैं, इंतहाई अहमियत का हामिल टॉपिक है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर केसेस इसके बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जी स्टमक अल्सर्स के बारे में। स्टमक अल्सर्स जो हैं आमतौर पे अगर वर्ल्ड वाइड ग्लोबल बर्डन इसका देखा जाए तो तकरीबन 85.1% इसका ग्लोबल बर्डन है, जिसका मतलब ये होता है कि हर पाँचवां या सातवां मरीज़ जो है वो मैदे की बीमारी का शिकार है। अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो अभी रिसेंट स्टडीज़ के हिसाब से इसका जो एक बर्डन निकला दैट इज़ अराउंड 60%, जिसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग तेज़ी से मैदे की बीमारी की तरफ मुंतकिल होते जा रहे हैं। अगर तो इसको हम ओवरऑल देखें तो स्टमक अल्सर्स की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसके अंदर कुछ कॉमन वजूहात एच पेलोरी है, जो कि एक स्टमक अल्सर होता है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है आपके स्टमक के अंदर रिजाइड करता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अल्सरेशन की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और अगर इसका टाइमली ट्रीटमेंट ना हो तो ये ब्लीडिंग भी कॉज करवा देता है। उसके अलावा कुछ लोगों के अंदर स्ट्रेस जो है वो अल्सर्स की बाइस बनते हैं, जिसको हम स्ट्रेस अल्सर्स के नाम से कहते हैं। उसके अलावा कुछ लोग जो हैं हेपेटाइटिस के साथ अल्सर्स डेवलप कर लेते हैं स्टमक के अंदर। कुछ लोगों को क्रॉनिक एक एक्जिया होता है, मतलब भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से वो अपने ही मैदे के अगेंस्ट जो है वो तेज़ाब पैदा करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है वो अल्सरेशन डेवलप हो जाती है। कुछ लोगों के अंदर स्टमक इन्फेक्शंस, कुछ केसेस के अंदर स्टमक कैंसर्स, ये सारी चीज़ें मिल के जो हैं वो वजह बनती हैं स्टमक अल्सर की। अब पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है? आमतौर पे बहुत से लोग जो हैं वो दायमी लोगों के पास जा रहे होते हैं इलाज के लिए कि मैदा सड़ है, तो उसके लिए वो चले जाते हैं और वो सिंपल सा कोई भी एक ओमेप्राजोल या सोमेप्राजोल जो ओवर द काउंटर्स अवेलेबल होते हैं वो लेके इस मसले का हल निकाल लेते हैं। जबकि आम तौर पे चीज़ें इसके बिल्कुल बरअक्स होती हैं। अगर आपको एक लंबे अरसे तक ये चीज़ें रह रही हैं तो आपको उसका प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। अब पेशेंट आता कैसे? या तो उसको सीने में जलन होगी एक चीज़, अगर सीने में जलन मौजूद नहीं है तो कुछ लोगों को इस तरह होता है कि दिल के अंदर चुभन महसूस हो रही होती है। वो जाके ईसीजीज करवा रहे होते हैं, इको करवा रहे होते हैं, लेकिन रूट कॉज जो है वो लाई कर रहा होता है स्टमक के अंदर। इसी तरह कुछ लोग जो है वो आपके पास मुंह में खुश्की के साथ या गले के अंदर जलन के साथ आ रहे होते हैं, जो रूट कॉज अगर आप ट्रेस आउट करें तो वो स्टमक होती है। इसी तरह पेट का फूल जाना, कॉन्स्टिपेशन होना, उस तरह की चीज़ों के साथ भी जब उसको वैल्यूएट किया जाए तो कहीं ना कहीं स्टमक की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो कि अल्सरेशन कर रही होती है। जो एच पिलोरी के क्लासिकल सिम्टम्स हैं उसके अंदर तो ये होता है कि सीने के अंदर बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है, उल्टी या मतले की कैफियत साथ होती है, खाना खाते ही तेज़ाबियत होने लग पड़ती है, जो कि मरीज़ की तवज्जो का बाइस बनता है कि ये अब चीज़ ख़राब होगी और इसके लिए अटेंशन दीजिए। अब मरीज़ जब स्पेशलिस्ट के पास नहीं आता और वो लोकली अपना ओवर द काउंटर मेडिकेशंस पे जाके फार्मेसी से या इधर से इलाज करवा रहा होता है, तो वो इनकरेक्ट दवाइयाँ ले रहा होता है, जिसकी वजह से वक्ती तौर पे तो उसको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो बैक्टीरिया पड़ा हुआ है या जो झिल्ली आम तौर पे हल्की सी डैमेज हुई थी, वो इनकरेक्ट दवाइयों की वजह से मुकम्मल तौर पे डैमेज हो जाती है। और जहाँ कोर्स आपको कुछ दिन का करना पड़ता है, वो कोर्स आपका बढ़ के 14 दिन या 28 दिन तक चला जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अंदर अगर हम सारी चीज़ों को सम अप करें तो उसके अंदर इस तरह होता है कि सबसे पहले अगर आपको इस तरह के मसाइल रह रहे हैं तो आप कुछ टेस्ट हैं अपने जाके फिजिशियन से मिलें, ताकि आप उन टेस्टों के ऊपर जो है वो रिलाई करें और प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ दवाइयात का इस्तेमाल करें, ताकि जो है आपकी जो प्रॉपर मेडिकेशन जब होगी तो उसके साथ आपके रिकवरी के चांसेस भी बेहतर हैं और रिलैप्स कम होता है। रिलैप्स का मतलब होता है कि दोबारा ये होने का चांसेस, ठीक है, जितना आप बेहतर तौर पे पहले दवाइयात ले लेंगे उतने आपके रिलैप्स के चांसेस कम हैं और आप उतनी जल्दी ही अपने आप को क्योर कर सकते हैं। अब इसके साथ इसमें कुछ आपकी डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप डाइट कैसी लेते हैं। आमतौर पर जो हमारे पास यहाँ भी यंग बच्चे होते हैं वो हॉस्टलाइट होते हैं, तो हॉस्टलाइट होने की वजह से उनकी डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं होती। अब इम्प्रॉपर डाइट की वजह जो है वो भी एक कॉज बनती है स्टमक अल्सर्स का। फिर टी कॉफ़ी का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है वो भी एक वजह बनती है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट बार बार इसके रिलैप्सेस में आने लग पड़ता है। और आमतौर पे लोगों की एक ये होती है कि हमने कुछ अर्सा दवाइयात इस्तेमाल कर ली, अब हम बेहतर हो गए, तो वो अपनी दवाइयात छोड़ देते हैं, जिसका फ़ायदा होने के बजाय उनको मज़ीद नुकसान होता है। क्योंकि जब आप इम्प्रॉपर दवाइयात छोड़ देते हैं, मतलब
आपको डॉक्टर ने 14 दिन की अद्वैयात की थी और 7 दिन बाद आप बेहतर हो गए, आपने अपनी अद्वैयात छोड़ दी, तो उससे रेजिस्टेंस के चांसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ अर्से आपका अच्छा टाइम गुजर जाएगा, उसके बाद फिर आप दोबारा इन मिसाइल के अंदर दो चार होने लग पड़ेंगे। साथ जो आपकी डाइटरी कंपोनेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आप अपनी डाइट बहुत बेहतर करें। डाइट के अंदर आपने क्या करना है, आपने अपना पानी का इस्तेमाल अच्छा करना है, आपने अपना फाइबर का इंटेक अच्छा करना है, रेड मीट जो है वो आपने अवॉइड करना है। आप वाइट मीट ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी शर्त ये होती है कि वो ग्रिल्ड हो या स्टीम हो, फ्राइड ना हो। इसके अलावा जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए हदायत ये हैं कि वो अगर मेस का खाना खा रहे हैं तो उसके साथ सैलड्स का कंपोनेंट ऐड कर लें, फाइबर का कंपोनेंट ऐड कर लें। जंक फूड हैं जो अवॉइड करें उसको, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे पता नहीं लगता, पता तब लगता है जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया होता है। तो इसलिए जब आप अपनी डाइट के अंदर फाइबर ऐड कर लेंगे तो आपके इंटेस्टाइनल रेगुलेशंस करेगा, जिसके साथ आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे और एक अच्छी पीसफुल जो है लाइफ वो कर सकेंगे। क्योंकि जो फिर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं जिसके अंदर अनईजीनेस होती है, ऑफिस में मीटिंग्स अटेंड करते हुए अनईजीनेस हो रही होती है, तो इसलिए बेहतर है कि आप फाइबर डाइट ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है, तो उसके अंदर हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम फाइबर को अपने जो है ना कंपोनेंट की कंपोनेंट अपनी डाइट का रखें, ताकि हम स्टमक अल्सर से जो है वो बचा जा सके और इसकी जितनी भी रूट कॉज हैं और जो फर्दर डैमेजिंग कॉजेज़ हैं उनसे भी बचा जा सके। अगर आप स्टमक अल्सर्स के बारे में मज़ीद जानना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे आंसर्स ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।